आप सबों का मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं ज़ीशान अब्दुल आपके साथ। जैसा कि आप जान रहे हैं, इलेक्शन नज़दीक है। नवंबर में झारखंड का विधानसभा चुनाव होने वाला है। नवंबर का महीना शुरू हो चुका है। 13 नवंबर को पहले चरण का, 20 नवंबर को दूसरे चरण का है। साथ में महाराष्ट्र का भी इलेक्शन है 20 नवंबर को, एक ही साथ पूरे महाराष्ट्र स्टेट का। लेकिन मैं बात करूंगा झारखंड का, चूँकि मैं झारखंड में हूं और जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा में हूं। और यहाँ मेरे साथ एक बहुत ही काबिल और रिनाउंड शख्सियत बैठी हुई है जिनका नाम असद नूर साहब है। ये एक बड़े सोशल एक्टिविस्ट में, सामाजिक मसलों पे बड़ी गहरी पैनी नज़र रखते हैं और हर राजनीतिक जो भी क्रिया और प्रतिक्रिया हो रही है उस पर भी नज़र रखते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंडिया दैट्स भारत पे। सर, सबसे पहला आपसे क्वेश्चन, ये जो चुनाव 2 चरणों में हो रहा है, झारखंड का 2 चरणों में, छोटा स्टेट है, 81 सीटें हैं, और महाराष्ट्र एक बड़ा स्टेट है, वहाँ पर 20 नवंबर को एक साथ ही 288 सीटों पर हो जा रहा है। कुछ कारण आपको समझ में आ रहा है, क्या रीज़न हो सकता है इसके पीछे? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़ीशान साहब, आपके चैनल का खैर मकदम है। और जो सवाल आपने किया है, तो ये शुरुआत के दौर से ही ऐसा महसूस हो रहा है कि 2014 से बहुत ज़्यादा इस इलेक्शन के मामले में और सियासी जो इन लोगों का दांव पेच है, उस सिलसिले में काफ़ी कुछ उतार चढ़ाव होता आ रहा है। इसमें सारी एजेंसियां भी मिली होती हैं, हुकूमती अदारे भी मिले होते हैं। तो इन सब पे बहस करके मेरे ख़्याल से वक्त का ज़िया होगा। ये सब जानते हैं, ये रोज़ रोशन की तरह ये लोगों को मालूम है कि क्या अंदरूनी खलफशार होता है और किसके इशारे पे होता है ये सारा कुछ। यहाँ पे भी एक चरण पे हो सकता है, मगर ये है कि इन लोगों का जो मेकनिज़्म है, जो स्ट्रेटेजी है, हो सकता है उसको सूट नहीं कर पा रहा होगा। तो इन लोगों से ही वो सवाल करें तो बेहतर है। बहुत बहुत शुक्रिया। और दूसरा एक ख़ास सवाल आपसे है कि झारखंड के जो लोग हैं, यहाँ जितने भी कम्युनिटी रहती है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, दलित, आदिवासी, जो भी है, क्या इनके ज्वलंत मुद्दे हैं जो आपको लगता है अभी तक अधूरा है, फुलफिल नहीं हुआ, पूरा नहीं हो पाया? आप बोलिए, यहाँ से डायरेक्ट बोलिए। सबसे बड़ा मसला यहाँ पे तो एक पुरअमन शहरी जो चाहता है, यहाँ एक पुरअमन माहौल चाहता है। किसी भी मुल्क के शहरी को पुरअमन माहौल चाहिए, बिला ये तफरीक मज़हब के और इसके। कोई भी चाहता है कि मुझे गुड गवर्नेंस चाहिए। इसी वजह से आज लोग भारत छोड़ रहे हैं बहुत ज़्यादा तादाद में, चाहे वो भारत का मसला हो, चाहे भारत के बाहर का मसला हो। जहाँ पे गुड गवर्नेंस नहीं रहेगा वहाँ लोग रहना नहीं चाहेंगे। आज किसी को भी अगर आप यूरोप का वीज़ा दीजिए, ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा दीजिए, न्यूजीलैंड का वीज़ा दीजिए, वो पहली फुर्सत में अपना पैकअप करेगा और चला जाएगा, बल्कि शहरियत भी वहाँ के अख्तियार कर लेगा। क्या वजह है कि जहाँ वो पैदा हुआ, जहाँ रहा, बढ़ा, पला, वो इस मुल्क में रहना नहीं चाहता है। हम अपनी और आम लोगों की बात क्या करें, नेताओं के जो बड़े बड़े लीडरान हैं उनके बच्चे नहीं रहना चाहते इस मुल्क में। तो इसको बहुत ही गहराई से हुकूमत वक्त को, ऐवान इक़्तिदार को, जो लोग पावर कॉरिडोर्स में बैठे हैं, उनको संजीदगी से सोचना चाहिए। इसको किसी तरह भी इस तरह का कॉमनल रंग में नहीं रंगना चाहिए। अपने मुल्क को बचाने के लिए, अपने मुल्क के हालात को सुधारने के लिए, यहाँ के नौजवानों को रोज़गार फराहम करने के लिए और शहरियों को पुरअमन ज़िंदगी देने के लिए ये दायित्व बनता है जो लोग बैठे हुए हैं पावर कॉरिडोर्स में, उनका। तो आपका जो सवाल है कि इस मुल्क के लोगों को क्या चाहिए, तो सबसे पहले अमन चाहिए इस मुल्क में। अमन आएगा तो उसके बाद लोगों को रोज़गार का मसला है, बच्चों की तालीम का मसला है, सेहत आम्मा का मसला है, बहुत सारे मसाइल हैं, उस पर गौर व खौस करना चाहिए उनको। झारखंड के ताल्लुक से ख़ास सवाल है कि मॉब लिंचिंग जो हुई है अब तक, मॉब लिंचिंग में करीब करीब 50 से 54 लोग अब तक जा बहक हो चुके हैं। और ये जो 5 साल से हेमंत सरकार है, इसमें भी दर्जनों लोग मॉब लिंचिंग के शिकार हुए हैं। लेकिन सरकार बहुत ज़्यादा गंभीर और इस पर सीरियस होती हुई नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि अब तक कानून नहीं पास हो पाया। और कहीं भी मॉब लिंचिंग के जो शिकार हुए, उनके जो दोषी हैं, उनकी सज़ा के बारे में भी अभी तक क्लियर नहीं हुआ कि उनको क्या सज़ा मिली और कितने लोग जेल में हैं और कितने लोग बाहर हैं। इस मामले में तो हम लोगों ने ज़ाती इसका मुशाहिदा किया है। जिनका मॉब लिंचिंग हुआ उनके घरों तक गए हम लोग, और
के हाल अहवाल से वाकफियत हासिल की है। इस मामले में झारखंड सरकार पूरी फेलियर नज़र आती है। अब तक न उन लोगों को मुआवजा मिला है सही मानों में, और जिस तरह मिलना चाहिए, जो ऐलान हुआ था कि मॉब लिंचिंग के ख़िलाफ़ सख्त कानून बनाया जाएगा, उसका भी दूर दूर तक तो कुछ सुनगुन नहीं है। अब ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो श्वेत पेपर, जो वाइट पेपर है, वो इशू करे इन सब मामलात में जहाँ जहाँ वो फेल हुई है। अच्छा, अभी अगर हम देखते हैं कि यहाँ पे हेल्थ कंडीशन, हेल्थ सेक्टर में बहुत ज़्यादा हालात ख़राब है जो कि नज़र आ रहे हैं। कभी कभी हॉस्पिटलों में भी आप जाके देखिए, एमजीएम जैसे बड़े हॉस्पिटल में महंगी दवा अवेलेबल नहीं है। मरीज़ों को कभी कभी बेड ना होने की वजह से ज़मीन पे भी सोना पड़ता है। इस कंडीशन के लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? ये बहुत ही बदकिस्मती है कि हमारे इलाके के हेल्थ मिनिस्टर होते हुए हालात यहाँ पहुँचे हुए हैं। मैं कहता हूँ पूरे झारखंड में ही ऐसे हालात हैं। जमशेदपुर का तो मसला है ही, पूरे झारखंड के जो लोग हैं वो अपने पड़ोसी सूबे में जाते हैं इलाज कराने के लिए, बंगाल जाते हैं, कर्नाटका जाते हैं, मगर यहाँ उनका खातिर खा इलाज नहीं हो पाता है। तो इस पे अब क्या बताया जाए, ये आप हेल्थ मिनिस्टर से पूछिए कि आखिर उन्होंने पूरे 5 साल में क्या दिया लोगों को। दलित और आदिवासियों की भी हालत बहुत खस्ता है। आप देख सकते हैं झारखंड में कोई बहुत अच्छी स्थिति में वो नहीं है। तो ये जो राज्य बना था तो आदिवासियों के नाम पे ही बना था, और आदिवासी मुख्यमंत्री भी हैं झारखंड में। पार्टी जेएमएम जो आदिवासियों की पार्टी, उसके बाद भी आदिवासियों की ऐसी दयनीय स्थिति क्यों है? ये हाईजैक कर लिए जाते हैं ऐसे लोग, जो इस तरह के लोग हैं वो एजेंसियों के द्वारा और दूसरे जो पावरफुल जो कंपोनेंट्स बैठे होते हैं सेंटर में, उनके ज़रिए हाईजैक हो जाते हैं ये। और बजाय इसके कि अपने इलाके के लोगों की भलाई और उसके हित में काम करें, ये उनके हित में काम करते हैं। तो ये तो चला आ रहा है, इसको बदलने की सख्त ज़रूरत है और यहाँ के लोग ही इसको बदल सकते हैं। अच्छा, ये बताइए, स्कूल में चूँकि हमारे भी बच्चे पढ़ते हैं, आपके भी पढ़ते हैं, और जितने छोटे छोटे बच्चे सभी प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, स्कूलों की जो स्कूल एक तरह से जो गार्जियन को क्रश करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान करने की और हरास करने की कोशिश कर रहे हैं। फीस को बढ़ा के, री एडमिशन के नाम पर फीस, और तरह तरह के अलग अलग, जिन लोगों ने 6 महीने और 3 में क्वार्टरली और हाफ ईयरली एक बना के रखा है जिसको आपको स्कूल में जाके फीस जमा करना है, और सरकार इसमें फेल होती हुई नज़र आ रही है। कहीं पर कोई एक्शन गवर्नमेंट लेके ऐसे स्कूलों को कंट्रोल नहीं कर रही। तो कहाँ से वो फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली या लोअर मिडिल क्लास फैमिली है, वो कैसे बियर करेगी, कैसे अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाएगी? हालात तो ऐसे ही हैं कि आप पूरी कौम का जिस्म ऐसा है कि जहाँ पे हाथ रखें वहाँ से दर्द, शदीद दर्द। आप एजुकेशन के मामले को आपने उठाया तो एजुकेशन का मामला बहुत ही बुरा है, और स्कूल अपना मनमानी कर रही है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। ये तो प्राइवेट स्कूलों का हाल है। गवर्नमेंट की तरफ से अभी हाल ही फ़िलहाल एक बोर्डिंग स्कूल जो सैंक्शन हुआ था, और कपाली में मेरे ख़्याल से वो टीओपी के आसपास के इलाके में उसको बनना था, और उससे एक आदिवासी मज़दूर अक़लियत के लिए बहुत बड़ा इदारा होता गवर्नमेंट की तरफ से, उसको यहाँ के जो एजुकेशनल ये डीओ वगैरह जो हैं, ये लोग, इनके ईमा पे यहाँ से काफ़ी दूर ले जाया गया है, ऐसी जगह जहाँ तक कि एक अक़लियत की रसाई नहीं हो वहाँ तक। तो अक़लियत को इस तरह से भी दूर किया जा रहा है एजुकेशन से, और आम तौर पे तो जो है तो हुकूमत भी इसमें साथ में मिली हुई है। तो बहुत ज़्यादा ये वक्त की ज़रूरत है कि वोटर्स वो सोच समझ के इंतखाब में अपना कीमती वोट डालें, किसको करना है, क्या करना है, जैसे जैसे मुद्दे हैं उनको सामने ला के बाज़ाब्ता उनसे बात करें, जो उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके सामने ये बात रखें कि वाकई एक स्कूल आया यहाँ पे, और वो स्कूल बना नहीं और उसको काफ़ी दूर ले जाया गया, जहाँ तक के यहाँ के बच्चों की रसाई नहीं है। क्यों ऐसा किया गया? कौन सवाल उठाएगा? आपने एमएलए से सवाल करेंगे, क्या वो जवाब देंगे?
जो यहाँ पे जो डीसी है तत्कालीन, उनसे सवाल किया जाएगा, जवाब देंगे। हम लोगों ने लेटर भी लिखा, सब कुछ लिखा, आज तक कोई जवाब नहीं। अब सवाल एक और है, जैसे बोलते हैं कि रोड अच्छी बन गई, नाली बन गई, इलेक्ट्रिसिटी बन गई, लेकिन अभी मैं आपको पब्लिक रिव्यू बता रहा हूँ। मैं घूम रहा था पुरुलिया रोड में और भी कुछ एरिया में, वहाँ पर मैंने खुद अपनी आंखों से देखा और मैंने उस पर न्यूज़ बनाया भी है कि नालियाँ गद भरी हुई है, जाम है, उससे बदबू महकारी, डेंगू मच्छर है, उससे डेंगू फैलने के खतरात हैं। उसके बाद लाइट गर्मी में और ज़्यादा बुरी हालत में हो जाती है। जमशेदपुर पश्चिम का बता रहे, घंटों लाइट कटी रहती है। बहुत से ऐसे पोल जिस पे बल्ब नहीं है, सड़कें भी कहीं कहीं से ज़बरदस्त तरीके से टूटी हुई हैं, जिस पे आप चल नहीं सकते आसानी से। नालियाँ बनी हुई नहीं है, बहुत सी रोड तो ऐसी जिसमें नालियाँ आज तक बनी ही नहीं है। तो बुनियादी मसलों में भी तो सरकार फेल होती हुई नजर आ रही। फिर क्या बोलेंगे अभी? वही बताया, बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, वक्त नाकाफ़ी हो जाएगा। सड़क के सिलसिले में जब ओल्ड पुरुलिया रोड का आपने जिक्र किया, तो ओल्ड पुरुलिया रोड जैसे बन के तैयार हुआ, उसके फ़ौरन ही बाद बारिश हुई तो जा बजा पानी का जमाव शुरू हो गया, जिससे जाहिर सी बात है कि वो रोड ख़राब होना है। पानी जहाँ जमेगा वहाँ से रोड ख़राब होगा, टूटेगा, और आवाम का जो पैसा लगाया है गवर्नमेंट के थ्रू, वो पैसा पूरा ज़ाया होगा। इसके लिए मैंने एक लेटर लिखा चीफ इंजीनियर को, सर्किट हाउस एरिया में उनके ऑफिस है। वो लेटर मैं ले जाके दिया उनको, तस्वीर के साथ दिया कि यहाँ पानी जमा है। तो उन्होंने एक असाइन किया जूनियर इंजीनियर को, जिसने मुझे कॉल किया। उसने कहा कि नहीं, मैं इससे बात किया हूँ कॉन्ट्रैक्टर से, उसका मैं बिल रोक देता हूँ, जब तक ये रोड नहीं बनेगा बिल नहीं। उसके बाद मैं फॉलो अप किया तो सिर्फ पिचकारी मारी गई है, उसके बाद वो खातिर खा उस पर काम नहीं किया। मुसलसल मेरे बात करने पर उसका ट्रांसफ़र कर दिया गया वहाँ से पटमदा। अब उनसे जब बात होती है तो वो कहते हैं कि नहीं, अब हमारे ज़िम्मे नहीं है, आप फिर चीफ़ इंजीनियर से बात कीजिए। चीफ़ इंजीनियर अक्सर छुट्टी में रहते हैं। तो फॉलो अप करने के बावजूद जो अभी इन लोगों ने उसकी चिपकारी की है, वो भी, उसमें भी खातिर खा नज़र नहीं आ रहा है कि उससे कोई फ़ायदा होगा। और जैसा स्लोप बनना चाहिए वो स्लोप भी नहीं है। तो कहाँ आप किस मामले में आप बात कीजिएगा? हर जगह सरकारी अदारे फेल हैं, कोई अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं। तो इस चीज़ को तो दुरुस्त करना है, आवाम को उठना है, ऐसे लोगों का साथ देना है जो इन सब मामलात में वो काम कर रहे हैं। सवाल है एक और, जैसा कि आप देख रहे हैं जनता नाराज़ है, जेएमएम हो चाहे उसका अलायंस कांग्रेस हो या बीजेपी भी हो। बीजेपी भी पहले झारखंड में रह चुकी है, बीजेपी से भी जनता खुश नहीं, उनसे भी नाराज़। तो क्या अब आप लोग चूँकि समाज के नुमाइंदे हैं, क्या किसी नए ऑप्शन, नए दरवाजे की तरफ आप लोग झांक रहे हैं? जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, आज़ाद समाज पार्टी, इनके जो करता धरता हैं, जो प्रेसिडेंट है पूरे इंडिया के, चंद्रशेखर आज़ाद साहब, जो कि नगीना से अभी एक भारी मैंडेट ला के जीते भी हैं, करीब 5.5 लाख वोट आया, और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारी कम्युनिटी ने जम के वोट दिया है और उनको पार्लियामेंट भेजने का काम किया, जहाँ से वो काफ़ी दलितों की, मुस्लिमों की, हिंदुओं की और सारी कम्युनिटी की आवाज़ को उठा रहे हैं, उनके मसलों को उठा रहे हैं, हक इंसाफ की बात कर रहे हैं। तो क्या वो जो कर रहे हैं, और उन्होंने बोला है कि हमको यहाँ भी आप जिताइए, सीट दीजिए झारखंड में, तो हम यहाँ भी आपकी आवाज़ को उठाएंगे, उनकी बात में कितना दम लगता है आपको? देखिए, ये तो वक्त ही बताएगा, मगर फ़िलहाल हम लोगों ने इस चीज़ को संजीदगी से लिया हुआ है और आए दिन हम लोग नशिस्त कर रहे हैं। इस बारे में गौर व खौज भी हो रहा है कि हम ऐसी पार्टी, ऐसी जमात, ऐसे रिप्रेजेंटेटिव को ही मुंतखब करें जो मुल्क को, मिल्लत और यहाँ के बिरादरान वतन के दरमियान पुरअमन और भाईचारा ये कायम हो और मुल्क में अमन और शांति हो। और यहाँ पे जिस तरह की लोगों के दरमियान नफ़रत फैलाई गई है, उस नफ़रत को दूर किया जाए। नफ़रत की सियासत को अब वो ज़्यादा दिन नहीं है, नफ़रत की सियासत को अब रुख़सत किया जाए अपने अपने इलाके से। तो फ़िलहाल अभी कहना मुश्किल है कि कोई एक ख़ास पार्टी की तरफ मैं इशारा नहीं करना चाहता हूँ कि इसको मुंतखब कर लिया जाए। इस पे गौर व खौज जारी है। इंशाअल्लाह ऐसे ही लोगों को मुंतखब किया जाएगा जो सब लोगों को साथ में लेके चले, मुल्क को अमन का गहवारा बनाए, ख़ासकर हमारे इलाके में अमन और शांति हो। आए दिन कुछ ना कुछ हंगामे होते रहते हैं, उन सब पे रोक लगे और सही समत में कदम उठाई जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।
तो ये आपने सुना असद नूर साहब को, पूरा तफसील से उन्होंने विस्तार पूर्वक पूरी बात को डिटेल में बताया। और उनकी बात और ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझको बताएं। और इस तरह का इलेक्शन तक, जब तक इलेक्शन का रिजल्ट नहीं आ जाता है, जारी रहेगा। और मैं पल पल की अपडेट के साथ आपके पास रहूँगा, आपको बताता रहूँगा चुनाव की तारीख, कौन कैंडिडेट कहाँ से जीत रहे हैं, कहाँ से हार रहे हैं, वोटिंग परसेंटेज कितना, जितनी भी चुनाव से रिलेटेड संबंधित जो भी मामला हैं वो मैं आपको बताता रहूँगा। तो बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पर मेरे साथ। आदाब, धन्यवाद, जय हिंद।